हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का हेरिडिटी टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हेरिडिटी टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ हेरिडिटी वो समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि पेरेंट्स से उनके यंग वंस में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, फिजिकल इन्फॉर्मेशन होता है, मेंटल इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो जब एक जनरेशन में या पेरेंट्स से जब उनके बच्चों में या ऑफस्प्रिंग्स में आता है तब उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वी लुक सिमिलर, एक एग्जांपल बोला है यहाँ पे कि वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की वजह से हम लोग पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। मतलब कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चों के जो आइज़ का कलर होगा, आई का जो कलर होगा वो पेरेंट्स के आई के कलर के साथ मैच करता है, या बच्चों के हेयर का कलर होगा वो पेरेंट्स के हेयर के कलर के साथ मैच करता है। तो वो किसकी वजह से होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब वही यहाँ पे बोला है कि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो एक जनरेशन में या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जब वो आएगा तब उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अभी आपको तो पता ही होगा कि हर एक सेल को काम करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर इंसान अगर काम कर रहा है तो उसका एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो एनर्जी लाने के लिए वो क्या करता है, इंसान एक तो खाना खाता है या तो फ्रूट्स या जो भी कुछ मिलेगा जिससे एनर्जी आती है वो कंज्यूम करता है, तो फिर उसको और काम करने में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, अगर सेल को काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो जो प्रोटीन होता है वो उसको बनाना पड़ता है। सेल को क्या करना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। और वो जो प्रोटीन बनाने का जो काम है वो कहाँ से चालू होता है, न्यूक्लियस से चालू होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे अभी एक एक शॉर्ट में करके देखेंगे। जैसे कि हम लोग को अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम लोगों ने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, अगर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, बराबर। और न्यूक्लियस के बाहर हम लोग को आरएनए मिलता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है, प्रोटीन बनाने का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, डीएनए से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे आरएनए हेल्प करेगा। तो आरएनए के भी वो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला वाला टाइप है एमआरएनए, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है या जो भी बनेगा कहाँ पे, डीएनए के साथ बनेगा, मतलब डीएनए की मदद से बनता है। मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा एमआरएनए, और बाद में वो न्यूक्लियस से बाहर आता है, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और उसके साथ यहाँ पे 2 और आरएनएस है, जैसे कि टीआरएनए होता है और दूसरा है आरआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए होता है और आरआरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक एक करके की शॉर्ट प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोग को देखना है कुछ ऐसा है, मतलब पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा करके। जैसे कि यहाँ पे डीएनए हम लोग ने जस्ट अभी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हुआ रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डीएनए की मदद से एमआरएनए अपना प्रोटीन बनाता है। ठीक है, फिर एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। लेकिन अभी एक एक करके देखेंगे। तो डीएनए एमआरएनए से जब स्टार्ट कब करेगा, जब वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस से जब बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद वो एमआरएनए किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला यहाँ पे जो डीएनए से एमआरएनए का कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद एमआरएनए से प्रोटीन का जो कन्वर्जन होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। अभी ये पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, मतलब डीएनए से कन्वर्जन एमआरएनए में, एमआरएनए से कन्वर्जन होगा प्रोटीन में। तो ये पूरा प्रोसेस में दो डिफरेंट प्रोसेस है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। और वो दोनों प्रोसेस मिला के हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, बड़ा प्रोसेस, वो है सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला प्रोसेस देखेंगे, जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है। तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या बोला है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स एवरी बॉडी और सेल रिक्वायर्स प्रोटीन्स टू फंक्शन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एमआरएनए एंड इट इज़ मेड बाय डीएनए। तो प्रोड्यूस करने का काम किसका है, एमआरएनए का है, और किसकी मदद से वो प्रोड्यूस करता है, डीएनए की मदद से। एंड दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अभी यहाँ पे मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताता हूँ।
डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको तो पता है डीएनए का स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता है और डबल हेलिक्स होता है। मतलब कुछ अगर ऐसे में यहाँ पे ड्रॉ करूँ डीएनए का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और जिसका डबल हेलिक्स मतलब ये ऊपर से और एक पार्ट आएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे दोनों तरफ, ये डबल स्ट्रैंडेड है और उसको न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होने वाले। और दो जो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैं अभी लाइंस निकल रहा हूँ वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होगा, जैसे कि इधर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पे ए है, इधर टी होगा, मतलब कोई भी रैंडम हो सकता है यहाँ पे, ए टी जी सी ये सीक्वेंसेस है। और ए तो उसका मतलब आपको पता होगा ए टी जी और सी जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ए हो सकता है, ए जी हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है, जिसका मतलब यहाँ पे ए जो है वो एडेनाइन होता है, टी जो है वो थायमाइन होता है, जी जो है वो ग्वानाइन होता है और सी जो है वो साइटोसाइन होता है। और यहाँ पे हमेशा ए का जो बॉन्डिंग होता है वो टी के साथ होता है और जी का जो बॉन्डिंग होता है वो सी के साथ होता है। तो यहाँ पे ए है तो इसका मतलब ऑपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। यहाँ पे टी है तो उसका मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा, जी है तो सी हो जाएगा, और सी है तो यहाँ पे जी मिलेगा, वापस जी के साथ सी, यहाँ पे जी ए ऐसे करते करते अगर समझ लिया, यहाँ पे ए है तो इधर टी आएगा, यहाँ पे ए है तो टी सी ए, तो ऐसे सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे बनते जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के केस में ये जो कॉइल्ड पार्ट है, बीच में जो आपको कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है, जो ट्विस्टेड पार्ट है वो अनट्विस्ट होगा। और अनट्विस्ट होने के बाद हम लोग को कुछ ये ऐसा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर मैं उसको ओपन करूँ, ये जो ट्विस्टेड पार्ट है वो जब अनट्विस्ट होगा वो तो तब मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो कुछ ऐसा दिखेंगे यहाँ पे ओपन होने के बाद, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेंगे। अब ये बीच वाला पार्ट ही बता रहा हूँ, समझो। यहाँ पे अगर ए टी जी सी जी सी टी टी ए ऐसा कुछ है, तो हमें पता है कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड करता है और टी ए के साथ होगा, जी सी, यहाँ पे जी आएगा, सी जी ए और टी। तो इस केस में ये बीच वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाने का बाद, या यहाँ पे टूटने के बाद ये mRNA जो होता है, mRNA यहाँ पे उसकी जगह ले लेगा। mRNA ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में आएगा और अपना अलग से न्यूक्लियोटाइड्स बनाना स्टार्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे दोनों तरफ आपको स्ट्रैंड मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद। तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट में वो mRNA जो है वो आने के बाद अपना सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हम लोग है वो लेते हैं, जैसे कि इधर ए है तो अभी यहाँ पे ए में ए की जगह पे यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड वो खुद से ऐड कर देगा। टी है तो टी की जगह पे इधर ए आएगा अलग से, यहाँ पे ए है तो इधर टी है। लेकिन याद रखना कि ये जो आरएनए है या आरएनए में हम लोग टी यूज़ नहीं करते, या टी की जगह पे क्या होता है, यू आता है। तो ए के साथ किसका बॉन्डिंग होगा, ए के साथ यहाँ पे यू का बॉन्डिंग होगा, और यू मतलब यूरैसिल होता है, ठीक है। तो वापस सी है तो सी इधर आएगा, जी इधर जी है तो सी, यहाँ पे जी आएगा, इधर भी सी आएगा। यहाँ पे टी है तो टी इधर यू आएगा, टी की जगह पे यू आता है, ए की जगह पे ए के साथ जो भी बॉन्डिंग होगा वो यू आने वाला है, और यहाँ पे क्या होगा, टी। अब ये बॉन्डिंग से यहाँ पे क्या बनेगा, ये नया सीक्वेंस बन गया। जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ए यू जी सी जी सी यू ए बना है, वो अलग से बन के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद मतलब कहाँ आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में आता है, तो ये कोडेड मैसेज लेके आएगा। जैसे कि अगर मैं उसको यहाँ पे अलग से निकाल के बताऊँ तो वो कुछ अलग ऐसा दिखेगा, ये कुछ अलग ऐसा आएगा, जिसमें यहाँ पे अभी क्या प्रेजेंट है, ए है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है, इधर क्या प्रेजेंट है, जी, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे वापस जी है, इधर सी है, यहाँ पे यू है, ठीक है, यहाँ पे भी यू है, और लास्ट में क्या है, ए। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, mRNA। इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, mRNA, ठीक है। ये समझ में आया। अभी ये जब सीक्वेंस बाहर आएगा न्यूक्लियस के बाहर, तो ये जो पार्ट है, ये डीएनए का ये जो पार्ट है वो वापस क्या हो जाएगा, ट्विस्ट आएगा, और वो अपनी जगह पे अपने वापस पोजीशन में चला जाएगा। मतलब ये कंडीशन में आ जाता है,
ठीक है। ये जब अनट्विस्ट होगा या अनकॉइल्ड होगा तो ओपन होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद वो mRNA बनना फॉर्म हो जाएगा, मतलब mRNA का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उनका खुद का जो AUGC जो भी सीक्वेंसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं वहाँ पे। और वो जब न्यूक्लियस के बाहर आएगा तो ये अपना जो अनट्विस्ट हुआ था वो पार्ट वापस सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा, डीएनए जो नॉर्मल था वो हो जाने वाला है, ठीक है। अब ये mRNA का जो पार्ट है, mRNA जो न्यूक्लियस से बाहर आया है, अब ये तीन तीन का पार्ट्स, ये जो तीन जैसे कि AUG है और इधर CG और C है और जैसे कि ये है, उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोडॉन्स बोलेंगे। उनको हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, कोडॉन्स। मतलब ये जो है वो mRNA क्या करता है, इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। अभी ये कोडॉन्स के ऊपर दूसरे तीन कोडॉन्स आके अटैच होने वाले और वो क्या होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी दूसरे स्लाइड में। तो ये हम लोग, ये आपको समझा होगा, ये ट्रिपलेट कोडॉन इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे कि AUG है वो एक कोडॉन हो गया, ट्रिपलेट कोडॉन। CGC है वो एक ट्रिपलेट कोडॉन्स हो गया और UUA है ये एक ट्रिपलेट कोडॉन हो गया। तो ऐसे अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन्स को ऊपर एक अलग से एक फॉर्मेशन होगा, एंटी कोडॉन आएगा जिसके पास क्या होने वाला है, अमीनो एसिड होगा। और ऐसे 20 टाइप्स के डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। तो देखते, जैसे कि अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो DNA का पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये DNA अनकॉइल्ड हुआ। अनकॉइल्ड होने के बाद ये mRNA अपना खुद का सीक्वेंस बना रहा है इधर, ठीक है। ये अपना खुद का सीक्वेंस बना रहा है और ये एक एक करके जो भी होगा वो एक फॉर्मेशन होगा। A के साथ U होने वाला है, U के साथ A होने वाला है, G के साथ C। तो ये फॉर्मेशन होने के बाद वो जब न्यूक्लियस के बाहर आता है तो वो एक कोडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अभी दूसरा वाला जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अभी ट्रांसलेशन समझ लेते कि क्या है। जैसे mRNA न्यूक्लियस के बाहर आया था, न्यूक्लियस के क्या आया था, बाहर आया था और वो एक सिंगल स्ट्रैंड में था। जैसे कि उसके पास ये एक सीक्वेंस था। तो ये समझ लेते कि क्या सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। जो DNA के पास था उस वैसे ही सेम सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, लेकिन सिर्फ T की जगह पे U आता है। तो समझ लो यहाँ पे A U G C C G U A ऐसा कुछ सीक्वेंस रहा होगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग ने देखा ये न्यूक्लियस के बाहर आया है, तो अभी ट्रिपलेट कोडॉन, हर एक तीन का कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे, ठीक है। ये कोडॉन 1। तो अमीनो एसिड इज़ ब्रॉट बाय tRNA। अभी इसके ऊपर A के साथ कौन सा मैचिंग होना चाहिए, कौन सा न्यूक्लियोटाइड मैचिंग होता है, जो A के साथ हमें यहाँ पे U मैचिंग होना चाहिए। U के साथ क्या होना चाहिए, A वाला मैचिंग न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। G के साथ कौन सा होगा, C। तो ये इनको एंटी कोडॉन, ये जो एंटी कोडॉन है उनको लाने का काम किसका होता है, tRNA का होता है। इनका ये जो काम दूसरे का, ये जो किसका काम होता है, एंटी कोडॉन को लाने का काम tRNA। और इनके साथ यहाँ पे एक जगह पे अटैच्ड क्या होता है, इधर अमीनो एसिड अटैच्ड होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। ये जब यहाँ पे आने वाला है इसके साथ बॉन्डिंग बनेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा इधर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। और ये अमीनो एसिड यहाँ पे आने के बाद रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन्स ऑन mRNA। अभी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। देखो अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। tRNA यहाँ पे लेके आता है। फॉर दिस पर्पस tRNA हैज़ एंटी कोडॉन। अभी ये जो हम लोग ने UA और C देखा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन, विच हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। mRNA के ऊपर जो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, वो यहाँ पे लगाने का काम किसका है, tRNA का काम। और अमीनो एसिड्स भी लाने का काम किसका है, tRNA का है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को हम लोग, ये प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड्स विच आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग बनने का काम है वो किसकी मदद से होता है, rRNA की मदद से होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे RNA के सारे फॉर्म्स यूज़ हो गए। मतलब ये जो सिंगल सीक्वेंस लेके आया था उसको हम यहाँ पे क्या बोला था, mRNA बोला था। उसको जो एंटी कोडॉन्स को लाने का काम किसका है, tRNA का काम है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने का इसके साथ में जो काम है वो किसका है, rRNA का है। यहाँ पे पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय द tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA।
ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन था। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो है ट्रांसलोकेशन, ठीक है, वो देख लेते हैं। हाँ, फिर ये डायग्राम अपना इंपॉर्टेंट डायग्राम वो भी समझ लो क्या दिया हुआ है। जैसे कि ये हम लोग को जो दिख रहा है वो है टीआरएनए, यहाँ पे ये टीआरएनए है जो अमीनो एसिड, ये लाइसिन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड है जो कि लेके आ रहा है एंटीकोडॉन यहाँ पे आने के बाद। जैसे कि अभी ये देख रहे हो कि ए दिया है, तो उसका एंटीकोडॉन क्या आने वाला है, यू आने वाला है, और वो आरआरएनए की मदद से क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये अभी जस्ट मैंने डायग्राम जो बताया उसका प्रॉपर डायग्राम टेक्स्ट बुक का ये है। अभी आगे जाएंगे तो आगे का पार्ट क्या है, ट्रांसलोकेशन, जो कि लास्ट पार्ट है यहाँ पे। ट्रांसलोकेशन मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब एक एक ट्रिपलेट कोडॉन को जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस लगेगा, उस सीक्वेंस को दूसरा सीक्वेंस जब टीआरएन लेके आता है और फिक्स करता है, वो होने के बाद दूसरा ढूंढने का काम वो किसका होता है, राइबोसोम का काम होता है। और वो प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। मतलब यहाँ तक हम लोग ने अभी 3 प्रोसेसेस देखे। सबसे वाला प्रोसेस, पहला वाला प्रोसेस था वो ट्रांसक्रिप्शन था, उसके बाद वाला प्रोसेस जो था वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस था, और अभी थर्ड वाला जो प्रोसेस हम लोग ने देखा वो था ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। और फिर ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो तब हमारा ये जो प्रोटीन है वो बनेगा। प्रोटीन बनने के बाद एमआरएनए का काम ख़त्म हो गया, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब प्रोटीन बनने के लिए जाएगा तब इसका काम एमआरएनए का ख़त्म हो गया और एमआरएनए क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी तरह से डीएनए के पास जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी इंफॉर्मेशन था वो न्यूक्लियस से बाहर लेके आने का काम किसका था, एमआरएनए का काम था। फिर आगे का जो प्रोसेस है वो टीआरएनए की मदद से और आरआरएनए की मदद से एमआरएनए के कोडिंग्स को एंटीकोडॉन्स लगाने का काम आरएनए का था, टीआरएनए और आरएनए का काम। फिर वो कंप्लीट होने के बाद एक प्रोटीन बनेगा और वो सिंथेसिस के लिए चला जाता है, और उसके बाद एमआरएनए का काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेसेस हम लोग ने यहाँ पे देखे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।